हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चे हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के जो बाकी क्वेश्चन थे, इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। अब इसके आगे जो है हम क्वेश्चन 3 से यहाँ शुरू करेंगे। इसके 5-6 पार्ट हैं, उनको यहाँ सॉल्व करेंगे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो हमारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हमें करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने कहा कि x जो है x y से 5 साल बड़ा है, x y से 5 इयर्स बड़ा है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, y हमारे पास जो होगा उसमें हम 5 इयर्स जोड़ेंगे। x y से 5 इयर्स अधिक बड़ा है, तो हमने x में नहीं जोड़ना है हमें, यानी x की हमें एज कब मालूम चलेगी जब मैं y की एज में 5 इयर्स जोड़ दूंगा। और यदि मैं कहता हूँ कि x जो है x की एज y की एज की 3 टाइम्स है, 3 गुनी है, तो x की एज वहाँ हम क्या लिखेंगे 3 इंटू वाई यानी 3y। तो जिसकी बात कही जाती है उसको पहले लिखना है और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको हमने बाद में लिखना है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा, मान लिया कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है ब्रेथ से 3 मीटर अधिक है। तो क्या चीज़ अधिक है, लेंथ अधिक है। तो पहले लेंथ लिखूंगा L इजिकल टू, लेंथ इजिकल टू हो गया। अब उसकी जो ब्रेथ है उससे 3 मीटर अधिक यानी B+3। तो अधिक के लिए हम प्लस करते हैं और कम के लिए हम माइनस करेंगे। तो इस तरीके से कुछ बातें जो हमें यहाँ ध्यान रखनी पड़ेंगी और उसको हम, तो इन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चनों में होता क्या है कि हमें पहले जो है इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ जैसे मैंने किताब में देखी, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने ऊपर जो 2 सवाल किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करवाए थे। तो यहाँ पर भी पहले काम तो ये कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जो हमारी नीचे प्रॉब्लम दी हुई है उसमें हमें पहले लीनियर इक्वेशन को बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन जो करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अगर मेथड का नाम दे रखा है तो हमें उसी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। एक तो क्वेश्चन बहुत समझ में आना चाहिए, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जब भी क्लियर होते हैं। The difference between two number is 26. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे। The difference between two number is 26, यानी वो कहता है कि 2 नंबर हैं, उनका डिफरेंस जो है 26 है, and one number is 3 times the other, और जो एक नंबर है वो दूसरे से 3 टाइम्स है, ठीक है। एक नंबर जो है वो दूसरे 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें 2 नंबर दिए हुए, तो अब देखो इसका सॉल्यूशन हमने कैसे किया, यहाँ पर करा है सॉल्यूशन इसका। देखें तो हम मान लेंगे लेट द वन नंबर बी x, हमने मान लिया एक नंबर x है और लेट द अदर नंबर बी y। और जहाँ पर हमने लिखा है कि x जो है y से बड़ा है, x y से बड़ा है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस जब हम क्वेश्चन में लिखा होता है डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस बड़े में से छोटी को माइनस करा जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन को फिर एक बार, बच्चे क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से बार बार पढ़ना पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, बस पहले इतना ही इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या कहता है कि जो 2 नंबर है उनका डिफरेंस 26 है, तो हमने नंबर माने हैं x और y, तो यानी बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटे को माइनस करना, x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब आगे फिर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब इसको बनाने का तरीका देखो, इसमें पहले कह रहा है 1 नंबर, तो मैंने कहा जो बात पहले कही जाए उसको पहले लिखना है। 1 नंबर, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 नंबर हमारा क्या है, x है, तो हमने यहाँ लिख दिया x, फिर इज इक्वल टू, ये हो गया ना 1 नंबर, तो 1 नंबर यानी x हो गया, इज इक्वल टू वो क्या है 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर, अदर नंबर क्या y है, तो ये हो गया 3 टाइम 3y।
तो x इज इक्वल टू 3y, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्वेश्चन में जो है बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन बनने के बाद हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। वो मेथड वही है जो इससे पहले वाली वीडियो में बताई गई थी। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू उसको जो है दूसरी इक्वेशन में रख करके और एक ही टर्म में उसको ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें ये दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 3y, ठीक है। ये इक्वेशन जो है इसको मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं हम इसमें और दूसरी की टर्म में। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी दे रखा है x इज इक्वल टू 3y। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी ये वाली, इसमें जो x की वैल्यू है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो यानी x की जगह 3y, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं। तो ये हो गया हमारे, पहले इक्वेशन लिख लो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है पहले। इसमें x की जगह हमने क्या लिख दिया 3y, तो 3y माइनस वाई है ही ऑलरेडी इक्वल टू 26। तो ये आ गया 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2। इसको हम यहाँ कैंसिल कर देंगे, 2 तो ये हमारे y इक्वल टू 13 आ गया। तो y की वैल्यू हमें 13 मिल गई। अब क्या करते थे इसमें, अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हम पहले लिख दी, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, इसमें y की वैल्यू 13 जो आई है वो यहाँ पुट करेंगे। तो x माइनस 13 इक्वल टू 26। तो x इक्वल टू 13 को इधर ले आए, प्लस के हो गए 13, तो x इक्वल टू 39। बस, तो 1 नंबर, तो पहला नंबर हमने x माना था, दूसरा y माना था। तो पहला नंबर हमारा हो गया 39 और अदर नंबर हो गया 13। ये हमारा आंसर आ गया। तो मेन इसमें जो काम है वो है इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है। तो इक्वेशन मेन है, और इसको बनाने के लिए हमें जो हमें प्रॉब्लम दे रखी है उसको बहुत ध्यान से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इसी का सेकंड पार्ट। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed the smaller by 18 degrees. The larger of 2 supplementary angle, 2 सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा एंगल है वो क्या है, exceed the smaller by 18 डिग्री, छोटे से 18 डिग्री बड़ा है। कौन सा एंगल, बड़ा वाला। तो यानी यहाँ पर 2 एंगल दिए हुए, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है ना। तो हम इसी को पहले मान के चलेंगे। तो क्या था, फाइंड देम, उन एंगलों को हमें निकालना है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, दो एंगल मानने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि सप्लीमेंट्री हो। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, द सम ऑफ 2 एंगल्स इन 180 डिग्री, देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। यदि 2 एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसी से हमारी एक इक्वेशन बनेगी। तो एक तो हमें दे रखी है, तो हम यहाँ सबसे पहला काम हमारा क्या है, एंगल को लेट मारना। तो देखें यहाँ हमने माना हुआ है लेट द लार्जर एंगल इज x डिग्री। हमने ये मान लिया बड़ा जो लार्जर है x डिग्री है, एंड द स्मॉलर एंगल इज y डिग्री। तो अभी मैंने बताया ना, तो पहली इक्वेशन तो हमें ये मिलेगी कि सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों एंगलों का सम होना चाहिए 180। अब ये अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम इक्वेशन नहीं बना पाओगे। तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पहली फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों एंगलों का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब सेकंड इक्वेशन जो है, अब एक बार फिर हम क्वेश्चन में देखो सेकंड को समझने के लिए। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर ऑफ 2 यानी लार्जर की बात कर रहा है। तो मैंने कहा जो पहले कहा जाए उसको पहले लिख के फिर इक्वल टू लगाओ। तो लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल हमने क्या माना है, x लार्जर एंगल, तो हमारा बन गया x इज इक्वल टू, अब लार्जर एंगल कितना है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ इज इक्वल टू कर दिया, छोटा हमारा y है तो y प्लस 18। ये चीज़ समझनी है तुम लोगों ने जो है ऐसे। तो यहाँ मैं इसको y को इधर ले आऊँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। चाहे तो मैं इसको यहीं से, जैसे हमने ऊपर, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन में किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे यहाँ था x इज इक्वल टू 3y था, x इज इक्वल टू 3y। तो चाहे मैं इसको यहाँ पर भी ऐसी है कि मैं x की वैल्यू सीधा यहाँ रख दूँ, या मैंने इसको पहले इधर ले आया, y को वेरिएबल एक साइड लिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 हो गया। तो मुझे निकालना ही x की वैल्यू। तो अब ये हमारी 2 इक्वेशन आ गई। अब ये 2 इक्वेशन बन जाती हैं, तो फिर इसको सॉल्यूशन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम आराम से कर सकते हैं।
तो ये इक्वेशन बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं तो ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो पहले कहा जाए उसको लिख लो, फिर इजिकल टू लगाओ, उसके बाद जो दूसरी बात दूसरे के लिए कह रहा है वो लिखना है। अगर ऐसे ध्यान में रखोगे तो इक्वेशन बन जाती है। अभी देखें और भी आगे बताएंगे भी। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब मैं यहाँ उस तेज कर रहा हूँ, पहले इक्वेशन ले ली एक्स प्लस वाई इजिकल टू 180। यहाँ से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में। तो एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स इजिकल टू 180, वाई इधर आ गया तो ये माइनस वाई हो गया। तो एक्स की वैल्यू मुझे इन टर्म ऑफ वाई मिल गई। अब इस टर्म ऑफ वाई मिलने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, जैसे हम पहले करते आए हैं। तो इक्वेशन 2 पहले लिख लो, एक्स माइनस वाई इजिकल टू एक्स माइनस वाई इजिकल टू 18, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई इजिकल टू 18 ये हमने बनाई थी ना इक्वेशन, यानी एक्स माइनस वाई इजिकल टू 18, तो ये इक्वेशन हमने यहाँ लिख ली। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है, और x की वैल्यू हमारी क्या है, 180 माइनस वाई। तो x की जगह मैंने लिख दिया 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई ऐसे ही रहा इजिकल टू 18। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 180 माइनस माइनस वाई कितना हो गया, माइनस 2y इजिकल टू 18। तो माइनस 2y इजिकल टू 18, ये 180 यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 2y इजिकल टू, ये माइनस करा है इसको, तो माइनस का है 162। तो y इजिकल टू माइनस 162, ये माइनस 2 जो है अपॉन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो अपॉन में आ गया, तो 2 से हमने इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से हमने इसको कैंसिल करा तो हमारा 81। तो y इजिकल टू 81 आ गया, यानी y का एक एंगल जो है 81 आ गया, ठीक है। अब हमें दूसरी एंगल निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख देंगे, x की निकल जाएगी। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इजिकल टू 180 है। अब इसमें x की जगह x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 81 पुट करो। तो y की जगह हमने 81 लिख दिया इजिकल टू 180। 81 को इधर लाएंगे तो x इजिकल टू 180 माइनस के 81 माइनस कर दो, तो x इजिकल टू 99। तो लार्जर एंगल इज 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। तो ये हमारे आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हमें जो है इक्वेशन है मेन, जो इक्वेशन हमें बनानी है। अब देखें इसी के बाद थर्ड पार्ट इसका, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज़ 3800, ठीक है। 3800 रुपीज़ में कोच क्या करता है, एक टीम के लिए खरीदता क्या करता है, 7 बैट और 6 बॉल, वो कितने की 3800 रुपीज़। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750, और 3 बैट और 5 बॉल कितने की खरीदती है इसकी, 1750 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमें निकालनी है कॉस्ट ईच बैट और ईच बॉल, एक बॉल और एक बैट की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो हम क्या मानेंगे, जो हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए वही हम मान के चलेंगे। उसने हमारे से पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच को, तो मैं पहले बैट की कॉस्ट को हम कुछ मान लें, बॉल की कॉस्ट को हम कुछ मान लें, एक ही बॉल की। तो देखें यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ये रहा। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज़ एक्स, हमने मान लिया। उसने यही पूछा था ना हमारे से फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, तो हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमारी एक्स रुपीज़ हो गई और कॉस्ट ऑफ 1 बैट बॉल हमारी रुपीज़ वाई 5 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब एक बार क्वेश्चन को फिर हम देख लेते हैं। 7 बैट और 6 बॉल हैं। जब मुझे एक बैट की कीमत हम x रुपये कह रहे हैं, तो 7 बैट की कितनी जाएगी, 7x। और ऐसे जब एक बॉल की जो रेट है वो 5 रुपीज़ वाई रुपीज़ है, तो 6 बॉल की रेट हो जाएंगे 6 वाई रुपीज़, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन हमारी होगी 7x प्लस 6y इजिकल टू 3800, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार से आगे वो कहता है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब 3 बैट्स एंड 5 बॉल, तो 3 बैट की कीमत क्या हो जाएगी, जब एक बैट की x रुपीज़ है तो 3 की होगी 3x, प्लस एक बॉल की कीमत y रुपीज़ है तो 5 बॉल की होगी 5y, तो 3x प्लस 5y इजिकल टू ये हमारा 1750 रुपीज़ में आ रहा है। तो हमारी ये 2 इक्वेशन बन गई। तो मेन इक्वेशन बनने के बाद अब हमें जो आगे इसको हमें सॉल्व करना है बाई
सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वही करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट से लो, 7x + 6y = 3800। इसमें मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म ऑफ y, तो 7x यहीं रहेगा = 3800। ये 6y क्या होगा, इधर आके माइनस हो गया, राइट में चला गया ना। तो x = कितना बन जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई हो रही तो ये डिवाइड में आएगा, 3800 - 6y/7। ये हमें x की वैल्यू मिल गई इन टर्म ऑफ y। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू हम इक्वेशन किस में रखेंगे, सेकंड में। मैंने पहले बताया था अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालें इन टर्म ऑफ y, तो ये वैल्यू जो रखी जाएगी सेकंड में दूसरी इक्वेशन में रखनी, उसी में नहीं रखना है, उसी में रखो तो गलत हो जाएगा, ये जीरो बन जाता है वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हम यहाँ इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे और उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 2 है वो ये है, 3x + 5y = 1750। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। तो अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है, तो 3 फिर ब्रैकेट लगा दिया, x की वैल्यू कितनी आई थी, ये आया था ना, x की वैल्यू जो हमने निकाली थी यहाँ पर, ये x = ये 3800 - 6y/7, यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पे 3800 - 6y/7 और +5y ऐसी रहेगा, 1750 ऐसी रहेगा। अब हमने यहाँ इसकी पहले ब्रैकेट खोल लिया, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दी, तो ये मल्टीप्लाई करी तो 11400 आ गया, -3 से करी तो 18y आ गया /7 +5y = दिस। अब मैं इसको हमें जोड़ना है, प्लस करना है, तो मैं कहूँगा इसका एलसीएम लूँगा। इसको मैंने 5y/1 लिख दिया, तो अब इसका एलसीएम आ गया 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी का ऐसी पूरा आ जाएगा, 11400 - 18y प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, पहले 1 से डिवाइड करेंगे 7 में 7 टाइम जाएगा, 7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 7 × 5 = 35y और = 1750। अब इसे सॉल्व कर लेना है, ये 11400 ऐसे आ गया, यह आ गया 35y में से 18 हमें माइनस करने पड़ेंगे, तो आ गया प्लस की 17y और अपॉन में 7, तो = 1750। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है इसको अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। जब = लग गया बीच में, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 11400 + 20y की 1 से करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 11400 + 17y = 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसमें तो ये आ गया 12250 रुपीज़। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन गया। तो अब क्योंकि हमें तो वेरिएबल y की वैल्यू निकालनी है, तो y वाला तो 17y यहाँ रहा, = ये 12250 जो है, इसमें से ये 11400 ये लेफ्ट में है और इसको लाना राइट में है, तो माइनस साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस हो गया। तो 17y = इसको माइनस करा 850 हो गया, x = 850/17, तो ये हमारा कट जाएगा, 70 में 7 5 जा, तो यानी 50 आ जाएगा, वो y की वैल्यू 50 आ गई। y की वैल्यू 50 आने के बाद अब हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम किसी भी सेकंड, अब यहाँ पर हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन में रखें y की वैल्यू, चाहे हम सेकंड इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पर लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ नोट कर लिया, 7x + 6y = 3800। यहाँ पर हमने 7x ऐसी रहेगा, 50y की वैल्यू 50 यहाँ पुट करनी है, तो 6 × 50 = 3800। तो 7x आ गया, इसको मल्टीप्लाई करी 300 आ गया, = 3800। यहाँ 7x = हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 300 जो है इसको हम ले गए राइट में, तो ये माइनस हो गया, साइन इसका चेंज हो गया। तो 7x = माइनस, इसको माइनस करा तो 3500 आ गया, तो x = ये मल्टीप्लाई में 7 है, अब डिवाइड में आ जाएगा, 7 से हमने इसको काट दिया 500, तो x = 500, यानी हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और हमने y की वैल्यू भी निकाल ली। तो हमारा हमने x किसको माना था, x हमने, अब हमने x जो माना है, हमें जो फाइंड क्या करना था, x हमने माना था कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो हमें लिखेंगे हैं द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, x की वैल्यू 500 आई है, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो कि y की वैल्यू 50 आई है, वो 50 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पार्ट भी हमारा समाप्त होगा। अब देखें इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा,
इसी का फोर्थ पार्ट, ये जरा ध्यान से देखना है, ये अच्छा सवाल है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। भले इस लाइन को समझ लो। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कोई टैक्सी वाला है, वो किस तरह से चार्ज कर रहा है। एक तो उसने जो है फिक्स चार्ज बना रखा है कि भाई ये चार्ज तो मैंने लेना ही है, आप कहीं तक भी जाओ। और उसके बाद क्या है, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, उसके बाद जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उसका लेगा। यानी एक तो फिक्स चार्ज है कि फिक्स चार्ज तो लेना ही लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद उसके बाद जो डिस्टेंस के हिसाब से उसमें चार्ज लगेगा। तो अब आगे और देखो, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105 रुपीज़। यानी अब वो जो है 10 किलोमीटर गया और उसने उसको चार्ज पेड करा 105 रुपये। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर 15 किलोमीटर जा रहा है द चार्ज पेड ₹155, उसको चार्ज लगा 155 रुपये। व्हाट आर द फिक्स चार्जेज, ध्यान से देखो क्या पूछा है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेज। एक तो उसने फिक्स चार्ज पूछा है, तो जो पहले पूछ लिया हम उसको लेट करके चल देंगे। एक तो हमें ये हमें मानना पड़ेगा फिक्स चार्ज क्या है। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और दूसरी बात क्या निकालनी है, चार्ज पर किलोमीटर, यानी पर किलोमीटर वो कितना चार्ज लेता है। तो ये है क्वेश्चन। एक बार फिर समझ लो, क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई टैक्सी वाला है, वो अगर किसी पैसेंजर को ले जा रहा है तो उसने एक तो फिक्स कर रखा कि मैं इतना तो लूँगा ही, तो इतना तो पैसा लूँगा ही, चाहे तुम कहीं तक भी जाओ। तो वो तो फिक्स चार्ज हो गया। और उसके बाद फिर डिस्टेंस के अनुसार वो लेगा वो चार्ज जो है, कितना डिस्टेंस पे जाते हो। तब वो कहता है कि कोई गया, वो 10 किलोमीटर गया और उसने जो है 105 रुपये पेड करे। एंड फॉर द जर्नी, और 15 किलोमीटर जाने के 155 रुपये करे। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो हमें बताना है कि वो फिक्स चार्ज क्या थे। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और साथ में ये बताना है कि पर किलोमीटर चार्ज उसने कितना लिया, ठीक है ना। तो हमें दो बातें बतानी है, एक तो फिक्स चार्ज बताना है और एक जो है चार्ज पर किलोमीटर। तो ये तो पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। आगे पूछता है, हाउ मैनी डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब वो कहता है कि अगर मान लिया कोई आदमी 25 किलोमीटर गया तो उसके लिए उसको कितना चार्ज करना पड़ेगा। ये दूसरा पार्ट है। तो यहाँ दो पार्ट हैं इसमें। तो बच्चे सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि हमें क्या हम माने किसको। उसके लिए जो ये पूछ रहा है उसने क्या क्या पूछा है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, एक तो ये पूछा है, ठीक है। एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, और दूसरी बात ये पूछी है चार्ज पर किलोमीटर। तो हम देखो अभी सॉल्व करेंगे इसको, तो देख कैसे करना है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, उसने दो बातें पूछी हैं, एक तो फिक्स चार्ज पूछा है और एक चार्ज पर किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, हमने लेट द फिक्स चार्ज इज ₹x, एक्स हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज उसने एक्स तो लेना ही लेना है। और दूसरा क्या है, लेट द चार्ज पर किलोमीटर इज ₹y, और पर किलोमीटर जो उसका चार्ज होगा वो हमने मान लिया ₹y है। ये दो बात समझ में आ गई, जो उसने पूछी है क्वेश्चन में वही हमने यहाँ मान ली है। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, एक बार और ध्यान से पढ़ लें। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अब वो 10 किलोमीटर मान लो कोई गया और उसने जो है 105 रुपये पेड करे। अब बच्चे 10 किलोमीटर जाने के 105 रुपये पेड करें, तो इसने पहले क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक तो फिक्स चार्ज है जो उसने लेना ही लेना है। अब उसके अलावा वो जितना डिस्टेंस कवर करता है उसके चार्ज दिए जाएंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर गया। तो बच्चे पहले इक्वेशन को ध्यान से देख लो। 10 किलोमीटर के, अगर मान लो 1 किलोमीटर के ₹y है, 10 किलोमीटर कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन सिर्फ 10y से काम नहीं चलेगा, वो कह रहा था उसने फिक्स चार्ज जो उसने फिक्स कर रखा है वो तो लेना ही है। तो फिक्स यहाँ हमने कितना माना हुआ है, हमने x माना है। तो यानी x प्लस, और 10 किलोमीटर जाने के चार्ज हो गए 10y, और ये इसका पूरा रेट हो गया 105। ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे से एक बार क्वेश्चन को देखो, बार बार दिखा रहा हूँ। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, इसको ध्यान में रखो। हमें जो हमें लेट करना है, तो हमने मान लिया लेट फिक्स चार्ज हमने ₹x मान ली और पर किलोमीटर चार्ज ₹y मान ली।
तो कोई आदमी गया 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर जाने पे क्या करेगा, वो अपना जो फिक्स चार्ज है वो तो लेगा ही लेगा, साथ में 10 किलोमीटर तक के कितना रेंट बनता है वो लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हमने x लिखा, क्योंकि जो फिक्स चार्ज है वो तो लेगा ही, x प्लस अब 10 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर का चार्ज है y रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू, इन सब का रेट जो है रेंट होगा 105 रुपये, इज इक्वल टू हमने 105 कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास पहले में इसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस, अच्छा सेकेंड इक्वेशन में निकाल लो। सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या कहता है, अच्छा फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर अगर कोई जा रहा है तो बच्चे उसमें क्या होगा, 15 किलोमीटर जाने का मतलब है फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, वो एक्स तो लेगा ही, साथ में 15 किलोमीटर जाने के 15 वाई रुपीज़ भी लेगा। तो ये एक्स ये फिक्स है, ये इसको तो उसने लेना ही है, चाहे वो आधा किलोमीटर जाए चाहे 1 किलोमीटर, जितना भी जाए वो तो लेगा ही लेगा। उसके अलावा वो जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा उसके अनुसार लेगा। तो यानी वो ये कह रहा है कि अगर 15 किलोमीटर जा रहा है तो चार्ज पेड होता है 155 रुपये। तो ये देखिए यहाँ पर एक्स तो फिक्स चार्ज हो गया, और जब 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 वाई हो गया उसका चार्जेस जो है। तो इन दोनों का इजिकल टू 155, 155 रुपये लगते हैं जब वो 15 किलोमीटर जाता है। तो ये इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। तो इक्वेशन समझ में आई कैसे बनानी इक्वेशन को, बहुत ध्यान से पढ़ करके पूरी क्वेश्चन को पूरा एक इसमें नहीं पढ़ जाना है, पता भी चला क्या पढ़ा है, तो धीरे धीरे पढ़ना है, इक्वेशन बनाते चली जानी है। बस अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन से जो हमारी इक्वेशन है x प्लस 10y इजिकल टू 105, x इजिकल टू 10y इधर आएगा माइनस के हो गया, तो 105 माइनस 10y। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, मैंने बताया दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे x की ये जो वैल्यू आई है, x की जो वैल्यू आई है x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पहले इक्वेशन 2 लिख लो, x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो x की जगह हमने क्या रखना है, 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y, तो हमने इसकी जगह लिखा है, सिर्फ इसकी जगह है ये, अभी 15 को नहीं छेड़ा, सिर्फ x की जगह लिखा है 105 माइनस 10y, ठीक है ना। जो हमारा ऊपर x की वैल्यू निकली थी वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 15y ऐसे ही रहा और इक्वल 55। ये सॉल्व करो, 105 ये है, 105 अकेला है, 105 हो गया, ये माइनस के 10y प्लस के 15y माइनस होंगे, तो प्लस के 5y आ गया इक्वल टू 155। अब 105 को मैं इधर ले गया राइट साइड में, तो यहाँ रह गया 5y, वेरिएबल वाला अलग कर लो ना, 5y इक्वल टू 155, और ये 105 यहाँ प्लस का है तो ये इक्वल टू माइनस के कर दिए, तो y इक्वल टू यहाँ 5y बच गया, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 50, तो 5y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50 अपॉन 5 इक्वल टू 10, यहाँ पे कैंसिल कर देना है इसको, तो y इक्वल टू 10 हमारा ये आ गया। अब ये जो हमने माने हैं, अभी आंसर हम लिखेंगे ना, हमने क्या क्या माना था, x हमने किसको माना था, x जो हमने माना था यहाँ, ये x हमने क्या माना था, फिक्स चार्जेस को माना था, तो हम यहाँ लिख देंगे फिक्स चार्जेस। अब फिक्स चार्ज यानी x हमारा कितना आया, 5 आया, तो फिक्स चार्ज हो गए 5 रुपये, और चार्ज पर किलोमीटर हमारा कौन था जो y था, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 10, तो फिक्स चार्ज हो गया 10 रुपये। यानी वो टैक्सी वाला जाएगा तो 5 रुपये तो उसने लेने ही लेने फिक्स जो है, उसके अलावा वो कितना किलोमीटर गया वो हमें लेना। तो इस तरीके से हम ये करेंगे। अभी एक पार्ट हुआ है, अब सेकंड पार्ट है इसका, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अब वो कहता है कि 25 किलोमीटर अगर मान लो कोई जा रहा है आदमी, ठीक है, तो वो जो है कितना उसको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी तक तो पेमेंट हमें दे रखी थी ना दोनों क्वेश्चनों में, कि भाई जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि वो 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये उसको देने होते हैं, 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपये देने होते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने हमें ये नहीं बताया, जैसे क्वेश्चन है ना, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे से वो यही पूछ रहा है कि कितना रुपये उसने दिया होगा। तो अब ये जब ही निकलेगा जब मुझे इक्वेशन मालूम होगी। तो अब ये बताओ 25 किलोमीटर अगर जाना है तो 25 किलोमीटर जाने के लिए वो टैक्सी वाला किस तरीके से लेगा, एक तो फिक्स चार्ज लेगा x रुपीज़ हो गया, प्लस
अब 1 किलोमीटर के y रुपये ले रहा था, तो 25 किलोमीटर जाना तो 25y हो गया। ये समझ में आई? ये इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, कि उसने कितना उसने जो है कितना रेंट दिया होगा, कितना उसने खर्च किया होगा, तो वो हमारे पास पहले हमें इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। 25 किलोमीटर गया तो हमारी इक्वेशन बन गई x, यानी जो फिक्स चार्ज है x प्लस 25y। अब यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर दो, आंसर तुम्हारे सामने। तो x हमारा कितना आया 5 रुपीज़ फिक्स चार्ज जो है, प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू आई है 10 रुपीज़ इंटू 10, तो 5 प्लस 250 मल्टीप्लाई कर 250 आ गया, तो ये आ गया रुपीज़ 255। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, एक एक दो बार करोगे ना ये हो जाते हैं ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 5th पार्ट में। 5th पार्ट, A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। कोई फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाएगा, कब हो जाता है? जब दो जो है उसके बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जोड़ दिए जाएं। अगर दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो हम जोड़ दें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगा वो 9/11 होगा। और इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और अगर हमारे 3 जोड़ दिए जाएँ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो वो 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब फ्रैक्शन के लिए हमें फ्रैक्शन कब बनता है? अपॉन वाले को फ्रैक्शन कहते हैं, यानी उसमें न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो हमने मान लिया लेट द न्यूमरेटर बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y। हमने ये मान लिया कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो फ्रैक्शन क्या बन गया बच्चे? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी x अपॉन y। हमें ये फ्रैक्शन फाइंड करना है और इसको फाइंड करने के लिए x और y होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम फिर क्वेश्चन को दोबारा एक बार पढ़ेंगे। पहला भाग पूरा नहीं पढ़ना है, पहला जहाँ कहाँ तक हमारा बन जाता है बताता हूँ। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। वही यहाँ तक पढ़ना है पहले तुम्हें। क्या कहता है कि एक फ्रैक्शन 9/11 कब हो जाएगा? when 2 is added to both numerator and denominator में अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो जोड़ दें तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर हमारा इसमें x/y में ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो दो जोड़ दो x+2 और डिनोमिनेटर दो जोड़ दो y+2, तो ये कितना बन जाता है 9/11। समझ आ गया ना, ये 9/11 बन गई। अब यहाँ पर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है सीधी, जब इजिकल टू लग गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगी? 11 के इंच में करेंगे, x+2 इजिकल टू 9 के इससे होगी y+2। अब ब्रैकेट खोल दें, मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 11x प्लस 11 2 जा 22 इजिकल टू 9y प्लस के 18। अब अच्छा हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन का मतलब ये होता है, मैं यहाँ वेरिएबल को एक साथ ले लेता हूँ। वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल हैं इसमें? यहाँ 11x है और यहाँ 9y, इसको पहले इधर ले आओ। 11x 9y इधर आएगा, माइनस 9y हो गया, प्लस 22 है, 18 इधर आएगा, -18 इजिकल टू 0। यानी ये वेरिएबल x y वाले एक साथ ले लिए, जो बाकी कांस्टेंट रहे वो एक साथ रहेंगे। अब यहाँ 11x माइनस 9, ये माइनस नहीं होना है, 11x माइनस 9y माइनस नहीं होगा। कह दो टू क्या लिखो, 2xy क्या लिखना है? कुछ भी नहीं। तो जब ये वेरिएबल अलग है तो माइनस नहीं होंगे, ऐसे ही रहेगा। तो 11x माइनस 9y प्लस 22 में से 18 को माइनस करेंगे, 4 आएगा प्लस के, ठीक है। ये तो तुमने सीखा होगा प्लस माइनस कैसे करते हैं, कैसे हमारा पॉजिटिव आता है, कैसे नेगेटिव साइन आता है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 11x माइनस 9y प्लस इसको माइनस करेंगे 4 इजिकल टू 0, ठीक। और मैं इसको लिखता हूँ 11x माइनस 9y इजिकल टू 4 को इधर ले जाऊँ, -4 बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार से अब आगे देखो, अब वो कहता है 3 इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 जोड़ दिया तो इट बिकम 5/6। तो हमारी फ्रैक्शन जो है 5/6 बन जाती है। तो देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा हमने x और y की वैल्यू जो है, हाँ ये इक्वेशन x आ गई थी, x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारा पहली इक्वेशन ये बन गई थी।
पहली इक्वेशन बनने के बाद अब हमने जो है दोबारा पढ़ेंगे इसको। इफ़ 3 इज एडेड, अब 3 ऐड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो x + 3 और नीचे y + 3, तो फ्रैक्शन हमारा बन जाता है 5/6, तो हमारा 5/6 बन गया। पहले 2 ऐड किया था, अब 3 ऐड कर दिया। इसके बाद अब हमने इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 की यहाँ करेंगे 6x + 3, 5 की यहाँ करिए 5y + 3, 6 से मल्टीप्लाई करो 6x + 18 = 5y + 15, तो y साइड में ले लो, एक तरफ ले लो, तो 6x, ये 5y + के -y हो गया, ये 15 ऐसे ही रहेगा, 18 जाएगा इधर तो माइनस के हो गए, तो इक्वेशन बन गई 6x - 5y = -3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो हमारी दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को हमने पहले एक साथ लिख लिया। 11x - 9y = -4 फर्स्ट इक्वेशन, 6x - 5y = -3 सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11, पहले इक्वेशन ये है ना 11x - 9y = -4, तो यहाँ से हमने क्या किया, हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y। 11x = -4 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस के 9y है, इधर आके माइनस के हैं तो यहाँ के प्लस का हो गया, तो x = -4 + 9y/11। बच्चे ध्यान रखना ये कभी जुड़ेंगे नहीं कि 9 और 4 या माइनस कर दो 5y, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। वेरिएबल से वेरिएबल ही जुड़ते होते हैं, सेम वेरिएबल जो होंगे। तो x = हो गया -4 + 9y/11, ये हमारी x की वैल्यू आई। तो अब इसको क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट में तो रखनी नहीं है, सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने सेकंड इक्वेशन लिख दी, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 6x - 5y = -3, तो यहाँ पर 6 ऐसे रहा, x की जगह जो हमारी वैल्यू आई है क्या थी, -4 + 9y/11, ठीक है, यही निकाला था ना हमने यहाँ पे हमने जो x की वैल्यू है, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और -5y ऐसी रहेगा = -3 ऐसी रहा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 6 - 24 हो गया माइनस के, 9 6 = 54y हो गया अपॉन 11, यहाँ -5y = -3, ये मैंने 5y/1 कर दिया। उससे क्या होगा, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम में 11 आ गया, एलसीएम 11 से डिवाइड करते हैं पहले 1 टाइम्स, तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा -24 + 54y, -1 से डिवाइड करें 11 टाइम्स, 11 की 5 से मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55y = -3, तो यहाँ पे आ गया -24, और ये कितना हो गया y वाले माइनस के y/11 = -3, इसको -3/1 कर दें, और अब यहाँ पर फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एक बार और, = आगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा, -24 -y की जब 1 से करेंगे तो यही आएगा, और जब 11 की -3 से करी तो -33, तो -y = -33 -24 प्लस हो गया 24, तो y = -9, तो y = 9, क्यों माइनस से माइनस कैंसिल, y = 9, y की वैल्यू आ गई। अब करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब y की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, यहाँ लिख लिया हमने 11x - 9y = -4, ठीक है, ये -4 है, इसको -4 ऐसे, तो ये अगर 11x y की वैल्यू 9 आई है, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, 9 × 9 = -4, 11x - 9 9 = 81 = -4। अब 81 को इधर लाऊंगा क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, x अलग रहेगा, तो 11x ऐसे रहा, तो -4, ये 81 यहाँ प्लस के हो गए, तो 11x = माइनस कर देंगे अब 77, x = 77/11, तो ये 7 टाइम्स x = 7, तो x और y की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, मेन उसने कहा फाइंड द फ्रैक्शन, देखिए इसमें ये लिखा ना, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालना है, और फ्रैक्शन हमने किसे कहा था, x/y को हमने फ्रैक्शन कहा था, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो यानी जो हमारी x और y की वैल्यू आई है वो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या आएगा, ऊपर x की वैल्यू न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर y की वैल्यू 7/9, तो x ये हमारी फ्रैक्शन होगी 7/9, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन आ गया। अब देखिए लास्ट इसका जो है, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये एज वाला आ गया यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो, एज वाले को कैसे करेंगे।
5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? अब क्वेश्चन को फिर एक बार ध्यान से पढ़ के देखते हैं कि क्या कहा. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. यानी जैकब की उम्र जो है अपने बेटे से 3 टाइम्स अधिक हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो यहाँ 5 years hence का मतलब होगा आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 5 years, क्योंकि फ्यूचर की बात ही हमारे सामने लिखी गई है. तो इसने 5 years hence करके कर दिया. तो पहले तो हमारी इक्वेशन इससे बनेगी, इस लाइन से एक इक्वेशन बनेगी. उसके बाद 5 years एगो, अब 5 साल पहले जैकब की एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे से 7 गुनी थी, ठीक है ना, 5 साल पहले. तो यहाँ 2 बातें हैं, एक तो 5 साल बाद की कंडीशन कह रहा है, एक 5 साल पहले की. तो जब भी जिस ईयर की कंडीशन कह रहा है, जब 5 साल पहले की कहता है, तो बच्चे हमें दोनों की उम्र मालूम होनी चाहिए, 5 साल पहले कितनी रही होगी. और अगर 5 साल बाद कह रहा है तो हमें ये मालूम होनी चाहिए दोनों की उम्र कितनी होगी 5 साल बाद. उस पर ही हमारी जो है इक्वेशन बनेगी. तो देखिए यहाँ हमने जो क्या किया, पहले लेट द एज ऑफ जैकब, हमने जैकब की उम्र मान ली x ईयर्स, और लेट द एज ऑफ सन y, ये मान लिया पहले. तो सबसे पहले हमें मानना है क्या हमने करना है. अब आफ्टर 5 years, अब हमें जो है आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब x प्लस 5 years, भाई उससे प्रेजेंट एज उसकी x है जैकब की. तो 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी आएगी, x प्लस 5 हो जाएगी. प्लस ही तो करेंगे. मान लो किसी बच्चे की उम्र जो है अभी 10 साल है, तो 5 साल बाद कितनी आएगी, हम उसमें 5 प्लस कर देंगे, 15 years हो जाएगी, ठीक है ना. और अगर मैं 5 साल पहले कहूँगा तो मैं 5 माइनस कर दूंगा, वो हमारी 5 years आ जाएंगे. तो अब इस तरह से हमें जोड़ना घटाना है. तो यहाँ पर पहले 5 years, आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब x प्लस 5, और आफ्टर 5 years एज ऑफ सन y प्लस 5. तो बच्चे क्वेश्चन जो है, फिर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में ये कहता है 5 years हैंस एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो यानी जब 5 साल बाद की बात कर रहा है तो 5 साल बाद में दोनों की उम्र मालूम होनी चाहिए, जैकब की भी और सन की भी. ऐसे जब 5 साल पहले की बात करेगा तो हमें जैकब की भी 5 साल पहले उम्र मालूम होनी चाहिए और उसके सन की भी. तो यहाँ हमने मान लिया है कि लेट द एज ऑफ जैकब x years एंड द लेट ऑफ एज ऑफ सन y years. अब आफ्टर 5 years जैकब की उम्र क्या हो जाएगी, x प्लस 5, और आफ्टर 5 years सन की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 5. ये जो है 5 साल बाद दोनों की उम्र. अब जो कंडीशन लगेगी वो इन दोनों की उम्र में लगना है, इस साल के लगना है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में वो कहता है कि 5 साल बाद जैकब की उम्र जो है अपने बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, 3 टाइम्स. क्वेश्चन में देख लो, ये कहा गया है, क्वेश्चन में यही बात कही गई है कि 5 years है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. 3 टाइम्स अधिक होगी कब, 5 साल बाद. तो अब इसमें देखो, मैंने कहा ना पहले जिसका नाम आए उसको पहले लिख लो. उसने लिखा है कि जैकब की उम्र, तो हम पहले जैकब की उम्र 5 साल बाद ये लिख ली, इज इक्वल टू 3 टाइम्स है सन की उम्र से, तो सन की उम्र का 3 टाइम्स कर देना. तो जो चीज़ पहले आ जाए उसको पहले लिख लो, फिर उसका इजिकल टू लगाओ, इजिकल टू के बाद जो उसने कंडीशन लिखी है वो लिखें. तो अब इसको सॉल्व कर लें, x प्लस 5 इजिकल टू 3 से मल्टीप्लाई करो 3y प्लस 15. तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले एक साइड ले लेते हैं, तो x 3y प्लस का माइनस हो गया, नंबर जो हैं वो दूसरी साइड ले जाओ, तो 15 ऐसे रहेगा, प्लस 5 माइनस हो गया. तो ये x माइनस 3y इजिकल टू 10 इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है. अब ऐसे फिर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ये प्रॉब्लम वाले क्वेश्चनों में यही, क्योंकि क्वेश्चन को समझ के करना है जब भी बनेगी. अब है 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन. अब वो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 साल पहले दोनों की उम्र निकाल लें. 5 years ago द एज ऑफ जैकब x माइनस 5, 5 years ago एज ऑफ सन y माइनस 5.
ठीक है, 5 साल पहले दोनों की ये उम्र होंगी। तो अब जो कंडीशन लगेगी वो इन उम्रों में लगना है, ऊपर वाले को मतलब नहीं है, इन उम्रों पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब वो क्या कहता है कि जैकब की जो उम्र है, एक बार क्वेश्चन को देखो, जैकब की जो उम्र है, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे 7 टाइम्स बड़ा है। तो क्या करा हमने, पहले जैकब की उम्र कही है तो जैकब की उम्र लिख दिया x - 5 इज 7 टाइम्स, तो 7 लिख दिया, और किससे, बेटे की उम्र से जो 5 साल पहले, तो y - 5। भाई यही चीज़ है मेन। बाकी तो x - 5 आ गया, 7 से मल्टीप्लाई 7y - 35 हो गया, y और x एक साइड ले गए, तो ये प्लस का 7y इधर आके माइनस हो गया, -5 को मैं एक साइड ले जाऊंगा तो -35 तो है ही, प्लस के 5 हो गया। तो ये हो गया x - 7y = इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस के 30 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड साथ में लिख ली। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, x - 3y = 10, वो यहाँ लिख दी। उसके बाद नीचे सेकंड इक्वेशन x - 7y = -30, वो ये लिख दी। दोनों इक्वेशन में साथ में लिख दी। अब सब्सटीट्यूशन मेथड, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन ली x - 3y = 10 है, और यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y। तो x = 10, ये माइनस के 3y प्लस हो गए, ये x की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ y। अब हम इस x की वैल्यू को किस में पुट करूँगा, सेकंड में। यहाँ गलती नहीं करनी, बार बार कह रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी, x - 7y = -30, तो x की जगह हम रखेंगे 10 + 3y, तो यहाँ x की जगह आ गया 10 + 3y, ये -7y = -30, तो ये कितना रह गया, 3 - 7 -4y + 10 = -30, तो यहाँ -4y आ गया, 10 को इधर ले जाएंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो -4y = -40 हो गया, तो y = -40/4, तो 4 माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 10 आ गया, तो y = 10। तो हमारे पास y एज आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर दें। पहली इक्वेशन क्या है, x - 3y = 10, तो यहाँ x ही रहेगा, -3 ऐसे ही रहा, y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी जो हमारी आई है 10, तो 3 × 10 = 10, तो x - 30 = 10, x = 30 को मैं इधर ले गया, प्लस हो गया 10 + 30, तो x = 40, तो हमारे दोनों वैल्यू आ गई, x की भी y की भी। तो x हमने किसकी उम्र मान थी, जैकब की, तो एज ऑफ जैकब हो गई x 40 है ना, 40 ईयर्स, और एज ऑफ सन हमारी y की वैल्यू 10 आई थी, 10 ईयर्स। इस प्रकार से दोनों की एज जो है हमने यहाँ निकाल दी। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो है हमारी 3.2 अब यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और ये हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट उसमें हम अगला मेथड पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, उसको फिर मैं आगे कराएंगे।